हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति एवं उपागम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इन पद्धतियों को 3 भागों में बांटा गया है: परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण, दूसरी है व्यवहारवादी दृष्टिकोण और तीसरी है व्यवस्था दृष्टिकोण। इनके भी अलग अलग भाग हैं, उसमें हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति। थोड़ा सा परिचय। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है: आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक विशेष से सरल की ओर और निगमनात्मक सरल से विशेष की ओर। ये पद्धति के सारे निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे किसी लोक प्रशासन में जो अधिकारी है, अधिकारी जो अब कर रहे हैं काम वगैरह, उनकी बातें नहीं है। ये लोक प्रशासन जब शुरू हुआ तो विचारक कह रहे थे कि क्या कैसा लोक प्रशासन होना चाहिए, कैसी व्यवस्था, शासन व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से सरकार के हम काम करेंगे, किस तरीके से लोक प्रशासन के अधिकारी कार्य करेंगे। ये देखते हुए उन्होंने ये पद्धति अपनाई गई है। परंपरागत यानी इतिहास का देखने के बाद खोज के निकाल के फिर बाद में इतिहास का लिखा हो गया। उस समय बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था उनकी बहुत ही अच्छी थी, तो वो बातें उसमें ली जाती थी निष्कर्ष निकाल के। तो व्यावहारिक और ये अलग अलग भागों में हमने बांटी है। इस प्रकार से निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हम सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं और आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत विशेष वस्तु का अध्ययन, पर्यवेक्षण और परीक्षण करने के उपरांत सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। यानी आगमनात्मक में तो वैज्ञानिक दृष्टि से वास्तविक पद्धति, वास्तविक खोज, लिखित ठोस सबूत, आंकड़े वगैरह हो गए तो आगमनात्मक पद्धति यूज करेंगे। निगमनात्मक में थोड़ी कल्पना चली जाती है, कल्पना भी ले सकते हैं कि आगे रुक गई कि अब कुछ भी नहीं मिल रहा आगे ऐतिहासिक परंपरा में, तो फिर बाद में उसमें थोड़ी कल्पना लेकर आगे चलाया जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हमने लिए कि वहां पे ऐसे नगर निगम था, ऐसे ही पक्की ईंटें मिली, लोग पक्के मकान में रहते थे, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई। अगर हम आगमनात्मक लेते, आगमनात्मक, तो लिपि पढ़ के ही आगे चलते, फिर शासन व्यवस्था आगे, फिर आगे की ओर बढ़ते। लेकिन उसके लिए निगमनात्मक यूज किया कि हमने ये देखा कि वो पढ़े लिखे हुआ करते थे, वहां से छोड़ दिया, ये आगमनात्मक लेके फिर आगे उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे कहीं पर आगमनात्मक यूज होती है, कहीं पर निगमनात्मक पद्धति। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए कोई भी एक अध्ययन पद्धति पर्याप्त नहीं हो सकती। यानी समाज विज्ञान में जो भी खोज करते हैं तो एक पद्धति को ही पकड़ के नहीं रख सकते, अनेक पद्धतियां भी ली जा सकती। उन्हें सभी संभव पद्धतियों तथा दृष्टिकोणों का अवलंबन कर ये देखना होगा कि उससे किस दिशा में और किस परिणाम की ओर ले जाते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के कई उपागम दृष्टिकोण प्रचलित है। उपागम और दृष्टिकोण एक ही है। किसका दृष्टिकोण? जो विचारक लिख रहे हैं या खोज कर रहे हैं उनका दृष्टिकोण, तो वो आगमनात्मक भी ले सकते हैं और निगमनात्मक भी ले सकते हैं। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आदि है। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। यानी लिखित रूप लेके फिर बाद में विचारक विचार विमर्श करते हैं, कौन सी सामग्री लेनी है, कौन सी छोड़ देनी है। ये सब आगे अध्ययन या शोध करने के लिए ली जाती है। जो ज्यादा उसके समर्थक होंगे वो ली जाएगी और ज्यादातर खंडन करेंगे वो नहीं ली जाएगी। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण या उपागम हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण के सर्वग्राहित सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखती हैं और जिस घटना के बारे में ये विचार करती है
उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से करती है। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य यानी जब नजरिया किसका, विचारकों का, दृष्टिकोण का चरण बीत जाता है तो सिद्धांत फिर लिखित रूप उनका होता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। और सिद्धांत के वे प्रस्ताव हैं कि जिसके लिए किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत को मुख्य व्याख्या करना पड़ता है। जो सिद्धांत लिया उनकी फिर बाद में व्याख्या करनी पड़ती है, फिर निष्कर्ष निकाले जा सकता है। तो लोक प्रशासन में दृष्टिकोण की भिन्नता आई है। उसमें ये 3 दृष्टिकोण है, व्यवहारवादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और व्यवस्था दृष्टिकोण। तो परंपरावादी या संगठनात्मक दोनों एक ही है। परंपरावादी भी कह सकते हैं और संगठनात्मक भी कहते हैं। तो परंपरावादी के भी अलग है, क्या है अलग अलग उनके रूप बताए गए हैं। तो परंपरावादी के संगठन में हम अलग से पढ़ते हैं। परंपरावादी में कहेंगे हम कि इस प्रकार परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण, इसमें 6 पद्धतियां ली गई है। ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक प्रबंध, जीवन वृत्तात्मक पद्धति और राजनीतिक पद्धति। ये परंपरावादी या संगठनात्मक में 6 पद्धतियां यूज की जाती है। तो थोड़ा परिचय परंपरावादी में। परंपरावादी दृष्टिकोण को संगठनात्मक, वैधानिक, औपचारिक, ऐतिहासिक, विशुद्ध, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक कहा जाता है। इन सब की बातें आ जाती है ऐतिहासिक। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक विलोबी एंडरसन परंपरावादियों की दृष्टि से यह मानकर चलती है कि लोक प्रशासन की मूल समस्याएं संगठन के कानूनी ढांचे को जन्म लेती है, जो संगठन के अंतर संबंध को औपचारिकता से प्रस्तुत कर उसकी समस्या को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। इस दृष्टिकोण के लेखक संगठन के सिद्धांत, संगठनों की विविधता एवं संगठन को क्या चाहिए आदि प्रश्नों को आधार बनाकर चले हैं। इन विचारधाराओं के लेखकों ने प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण का क्षेत्र, नौकरशाही आदि के सिद्धांतों को इस तरह से देखा जाता है जैसे कि ये संरचना या ढांचे के प्रश्न गुलिक, पूर्विक, फेओल, मुने आदि लेखकों को अपने संगठन के ग्राफ व मानचित्र प्रस्तुत किए, परंतु इस दृष्टिकोण के पर्याप्त आलोचना की गई। कह रहे कि ग्राफ वगैरह लिया गया, उस समय ऐसी व्यवस्था थी, नक्शा लिया उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी, लेकिन विचारकों ने अलग अलग बात कही है। इन्होंने खंडन किया है। क्या किया इन्होंने खंडन? दो बातों के लिए आलोचना की है। पहली आलोचना यह लोक प्रशासन के क्षेत्र को इतना सर्किन बनाता है कि उसे पृथक से अध्ययन शास्त्र करना कठिन है। यानी इतना छोटा रूप ले लेता है ऐतिहासिक में कि कुछ बातें को लिया जाता है लिखित रूप को और वो सही है या नहीं है, इसलिए समस्या आ जाती है। दूसरी है द्वितीय वर्णन पर केंद्रित ये अध्ययन इतने सतही लगते हैं कि विवेचना और विश्लेषण का अभाव होता है। यानी ये अध्ययन ले भी लेते तो विश्लेषण नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक में जो बातें बढ़ चढ़ा के भी लिखी हो, राजा की तारीफ के लिए अलग बातें लिखी हो, वो निरंकुश और बातें सही लिखी हो, तो इसलिए इतिहास की पद्धति को इतना यूज नहीं किया जा सकता। किया जाता है तो उसमें फैक्ट बातें नहीं आ सकती। अब है परंपरागत, इसमें संगठनात्मक दृष्टिकोण में पहली पद्धति यूज करते हैं ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति में इसमें इतिहास के द्वारा, पुराने इतिहास के द्वारा लिया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति समाज शास्त्रों के अध्ययन की एक बड़ी ही परंपरा विधि है। इसमें अध्ययन के क्षेत्र में विशेष की संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी मैंने पहले भी कहा कि इतिहास की जो बातें व्यवस्था देखी जाती है लोक प्रशासन की, वो बातें जो लिखित किसी ने पहले लिखा हुआ है वो सब, जैसे अकबर का है, मुगलों का है, जो देखते हैं हम
तो वो पढ़ते हैं कि उस समय ऐसी शासन व्यवस्था थी। अब हमने हकीकत में नहीं कह सकते कि ऐसी थी या नहीं थी, तो इतिहास को देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं। पोलक के अनुसार ऐतिहासिक प्रणाली संस्थाएं क्या है, यानी संस्था जो लोक प्रशासन में बनी है वो क्या है, ये क्या रूप ले रही है, जैसे प्रश्नों की व्याख्या इस दृष्टि से करती है कि वे क्या थी, यानी जो लोक प्रशासन में कार्य कर रहे थे वो पहले क्या थी और कैसे कार्य करते थे, जैसे भी वे बन गई कैसे बनी, यानी वो कार्यकारिणी बनी तो कैसे बनी। वस्तुतः इस प्रणाली से हमें न केवल भूतकाल की व्याख्या प्राप्त होती है, अपितु हमें भविष्य के विवेचन के लिए भी कुछ बुनियादी सिद्धांत प्राप्त हो जाते हैं। यानी भूतकाल की बातें लेकर हम भविष्य में डिसीजन लेते कि हमें भी ऐसी बातें लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। इसका लाभ यह है कि मनुष्य पिछले अनुभव से लाभ उठा सकता है यदि हमें यह ज्ञात है कि भारत में सचिवालय का विकास किस प्रकार हुआ, प्रशासन में सचिवालय का विभिन्न कालों में क्या योगदान रहा, तो हम वर्तमान काल में सचिवालय के योगदान को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी पूरा नहीं देख सकते कि सचिवालय क्या है, तो उनमें कौन कौन से समिति भाग लेते हैं, कौन कौन लोग कार्य करते हैं, वो लेकर फिर बाद में हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं कि हमें अब वर्तमान में परिस्थिति को देखते हुए हमें बजट बनाने वाले को भी लेना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञाता लेना चाहिए, तो ताकि वो क्या करे, वो ऐसे अनुभव लगाकर वो बजट बना सकता है। ऑक्सफोर्ड ने दृढ़ विश्वास प्रकट किया है कि शैक्षणिक स्तर पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक अध्ययन को ऐतिहासिक होना चाहिए। ऐतिहासिक अध्ययन के बिना राजनीतिक और प्रशासन शिक्षा अधूरी रह जाती है। यानी इतिहास की जो बातें देखकर आगे हमने कोई राय नहीं ली इतिहास या इतिहास की जो कैसी शासन व्यवस्था थी वो सब देख के अगर नहीं ली तो हमारी शासन व्यवस्था मन चाहे हम लेंगे तो सही भी नहीं हो सकती है। इसलिए ऐतिहासिक पद्धति लेना जरूरी हो जाता है। दूसरा है कानूनी पद्धति। परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण में दूसरी पद्धति लेंगे कानूनी पद्धति, यानी विधि वैधानिक कह सकते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के संबंध में कानूनी पद्धति का प्रयोग जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि देशों में हुआ है। वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन विधि का क्रमबद्ध अध्ययन किया है। यह क्रमबद्ध यह है कि पहले ये आएगा, पहले राजा बनेगा, फिर मंत्रिमंडल बनेगी, फिर कार्य होगा, फिर प्रजा के लिए हित के कार्य होंगे, ऐसे क्रमबद्ध। ऐसा नहीं कि पहले प्रजा आई फिर राजा को ऐसे करेंगे, तो सब क्रम वाइज अध्ययन विल्सन ने किया था। इन देशों में कानून के दो भाग बताए, संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून। संवैधानिक कानून लोगों के लिए, आम जनता के लिए संवैधानिक कानून, जो संविधान में उनके अधिकार दिए गए, कर्तव्य दिए गए, उनको करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की या दूसरों के अधिकार लेने की कोशिश की तो उनको कानून सजा देगा। एक प्रशासनिक कानून, ये नौकरशाही या जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो नेता है बड़े बड़े उनको लिए, नेताओं के लिए और प्रशासन के लिए ये अलग से क्या बनाए, अलग से कानून बनाए। तो दो तरीके से कहाँ पे, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस में ये पद्धति पाई जाती है। संवैधानिक कानून का दायरे मौलिक रूप से सरकार के तीनों अंगों का अलग अलग रूप में वर्णन किया जाता है। तीनों अंगों में अलग अलग ये प्रशासन, ये संवैधानिक का, तो संविधान में अलग अलग कहा जाता है कि व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी कानून और न्यायपालिका उनकी व्यवस्था या रक्षा करेगी। व्यवस्थापिका में संसद के दोनों सदस्य और राष्ट्रपति होंगे, कार्यपालिका में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति भी दोहरी भूमिका निभाएंगे, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सब के जो शिक्षा प्राप्त करके जो जज बनेंगे या न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश आएंगे। इस तरीके से उन्हें संवैधानिक कानून में ये सारी बातें आएगी। उसके संबंधों की व्यापक व्याख्या करना है। इसके विपरीत प्रशासन कानून में राज्य, जिले और स्थानीय शासन की संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों, सत्ता, दायित्व आदि का वर्णन होगा। यानी इसमें प्रशासन कानून में राज्य का जो भी व्यवस्था है वो आएगी, जिले की व्यवस्था है, और स्थानीय गांवों में शहरी और ग्रामीण की संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों
निगम वगैरह ये सब सार्वजनिक जो सबके लिए उपलब्ध हो। सत्ता तथा दायित्व, सत्ता का क्या दायित्व है, इसका वर्णन हम प्रशासनिक कानून में करते हैं। अमेरिका तथा इंग्लैंड में भी इसी पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा इससे प्रेरित होकर वहां प्रशासन कानून तथा प्रशासकीय न्याय का अध्ययन प्रारंभ किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामक अभिकरणों और उसकी प्रक्रियाओं के संबंध में बहुत कुछ कानूनी दृष्टिकोण ही अपनाया गया है। लोक प्रशासन को देश काल के कानूनी ढांचे में काम करना होता है, अतः उस ढांचे का प्रकाश डालने के लिए कानून दृष्टिकोण उपयोगी सिद्ध हुआ। यानी संवैधानिक तो लिखा हुआ संविधान में, लेकिन कानून सबसे सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि कानून होगा तो वहां जो सरकार के अंग, तीनों अंग है, उस पर भी रोक लगा सकते हैं, उस पर भी वो न्याय कर सकते हैं। वो भी अगर संविधान के विरुद्ध या कानून बनाए या लोगों के अधिकारों का आनंद करे, जो कानून में लिखे हैं, अधिकारों संविधान में लिखे हैं, उनका आनंद करे तो कानून उनको भी सजा दे सकते हैं। इसलिए कानून पद्धति में कौन सी प्रशासनिक कानून बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। फिर भी इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टियों की उपेक्षा की जाती है। यानी सिर्फ कानून, फैक्ट, बातों को ही लिया जाता है। सबूत है तो ही उनको सजा मिलेगी। अगर बेचारा अगर वो गुनहगार नहीं है, वो अपराधी नहीं है, फिर भी उनके खिलाफ सबूत आ गए और पेश आ गए तो कानून उनको सजा देगी। इसलिए इनमें ये कमी मानी गई है कि सामाजिकता, लोगों की भावना को महत्व नहीं दिया जाता है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी को महत्व नहीं दिया जाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व नहीं दिया जाता। सिर्फ कानून पद्धति, कानून के अनुसार कौन सी धारा है और किस अपराध के लिए कितनी धारा लगेगी, वो सब बातें आएगी। बाकी लोगों की भावना वगैरह दिखाई नहीं, इसमें नहीं जोड़ी जा सकती। इस प्रकार से कानून पद्धति अपनाई जाती है। तीसरी है विषय वस्तु पद्धति, यानी परंपरावादी है संगठनात्मक में दृष्टिकोण में विषय वस्तु यानी कुछ सामग्री को लेना। यह पद्धति लोक प्रशासन की किन्हीं सामान्य तकनीकों का अध्ययन करने के लिए बजाय उसकी विशेष सेवा अथवा उसके कार्यक्रम के व्यक्तिगत अध्ययन पर बल देता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, प्रतिशिक्षा, पुलिस, राजस्व निर्धारण एवं संग्रह, इन बातों को सब चीजों को एकत्रित कर दिया जाता है। उदाहरण में शिक्षा कहाँ पे अच्छी है, तो जैसे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा राज्य, तो केरल, तो उनके सारी व्यवस्था एकत्रित करेंगे कि उनकी शिक्षा का स्तर इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, ये सब लेकर, जैसे पिछड़ा हुआ हमारा राजस्थान ये तो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और बिहार वगैरह सब है, तो वो सब उन बातों को अपनाएंगे, किसके, केरल की शिक्षा के बातों को। तो इस तरीके से संग्रह कर पुलिस प्रशासन कैसे कार्य कर रही है, राजस्व यानी सरकार कैसे कार्य करती है, इन सब का संग्रह यानी विषय वस्तु को लेकर फिर बाद में निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ऐसे पद्धति लेंगे तो परंपरावादी में अच्छी से पद्धति लेकर कार्य हो सकता है। विशिष्ट विभाग अलग अलग रूप से अध्ययन की विषय वस्तु बनते हैं। इंग्लैंड और भारत में इस पद्धति का प्रयोग इन विशेष सेवाओं के अध्ययन के लिए काफी समय से किया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है। इस अध्ययन दृष्टिकोण में अंतर्निहित दर्शन यह है कि संगठन और प्रशासन किसी लक्ष्य प्राप्ति के दो प्रभावशाली साधन हैं तथा उन्हें अलग करके वांछित लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार इस पद्धति के अंतर्गत लोक प्रशासन की समस्याओं का आंगिक दृष्टि से विचार किया जाता है तथा विषय वस्तु एवं पोस्ट कॉपर का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है। यानी विषय वस्तु लेकर आंगिक दृष्टि, यानी जैसे आंगिक सिद्धांत में देश या राज्य की तुलना किससे की है, शरीर से। शरीर जैसे है वैसे भी देश भी वैसा ही है, राज्य भी वैसा है। जैसे शरीर में अंग होते हैं वैसे ही प्रजा वगैरह सारे अंग होते हैं। तो ऐसे
विषय वस्तु को आंगिक सिद्धांत और पोस्ट कॉग्निटिव, वो विषय वस्तु में पोस्ट कॉग्निटिव लिया है। क्या क्या लिया है पहले पढ़ चुके पोस्ट कॉग्निटिव में कि योजना बनाना, संगठन बनाना, समन्वय बिठाना, फिर बाद में रिपोर्टिंग करना, फिर निर्देशन करना, फिर लास्ट में बजट तैयार करना। इस तरीके से ये सब बातें हो जाती है। लोक प्रशासन की परंपरागत रुझान इसके प्रक्रियागत यानी पोस्ट कॉग्निटिव पर जोर देती थी, जबकि मूलभूत चिंताओं यानी तथ्यगत विषयों पर शामिल नहीं है। सार्वजनिक नीति विषयक अध्ययन को इसके साथ जोड़ने के लिए लोक प्रशासन को अध्ययनता या विषय वस्तु को समझना अनिवार्य हो गया है। इस प्रकार से लोक प्रशासन में ये विषय वस्तु को लेकर आगे कार्य किया जा सकता है। कल हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है बच्चों, बाय।